नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, जो कि 2024 सत्र में ओएमआर बेस पर पेपर कराया गया था। जैसा कि इस बार सभी विश्वविद्यालय के लगभग जो पेपर होने हैं वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होने हैं, यानी ओएमआर सीट पर होने हैं, जिसमें कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सब वीडियो देख रहे होंगे तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन बना रहता है कि क्या ये वीडियो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, आगरा विश्वविद्यालय से आप हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं, या फिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, तो आप सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ माँ सुकाम्बरे यूनिवर्सिटी यानी सहारनपुर विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों, सेमेस्टर 6 में आप सबको पता है 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने प्रत्येक सब्जेक्ट में 2-2 पेपर दिया था। ठीक उसी प्रकार से 6 सेमेस्टर में भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे। हम आज बॉटनी का पहला पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और पहला पेपर आपका है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीदिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये आप मेजर और माइनर दोनों के लिए है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस पेपर में 75 MCQs हैं, यानी 75 प्रश्न हैं जो MCQ मोड में है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सेम यहीं से प्रश्न आपके पेपर में फंसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन इसमें जो आया हुआ था, रेंज पूछा गया था कि रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज। दोस्तों, रेंज के सापेक्ष में आपको याद रखना होगा कि रेंज किसी डाटा सेट के उच्चतम व निम्नतम मान का अंतर कहलाता है। तो आप लगाएंगे द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ए डाटा सेट आर कॉल्ड रेंज। ओके, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दूसरा प्रश्न, जिसमें है कि टोटीपोटेंसी क्या है, टोटीपोटेंसी इज। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें पहले अगर हम पॉइंट को देखें, टोटीपोटेंसी में पहले पॉइंट को देखें तो इसमें है फ्लावरिंग इन कल्चर मीडियम, बिल्कुल ये आता है टोटीपोटेंसी के अंदर। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन कल्चर मीडियम, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट फ्रॉम फ्लावरिंग इन कल्चर मीडियम, तो आप लगा देंगे आर आप एवब, यानी कि ये सभी टोटीपोटेंसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आंसर 4 इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है, ध्यान देंगे कि हैप्लॉइड पौधा प्राप्त किया जा सकता है, हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हैप्लॉइड प्लांट जो ऑब्टेन्ड किया जाता है वो ध्यान रखेंगे एथर कल्चर के माध्यम से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो हैप्लॉइड पौधा प्राप्त किया जाता है किसके माध्यम से, एथर संवर्धन के माध्यम से, इसलिए आंसर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा रसायन जीव द्रव्य संलयन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा है मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल और यूरोनिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रसायन जीव द्रव्य संलयन में, यानी केमिकल जो यूज किया जाता है, विडली यूज इन प्रोटोप्लास्ट फंक्शन, तो प्रोटोप्लास्ट फंक्शन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो केमिकल है, वो रसायन है, वो है पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल। इसलिए इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी के लाभ हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के लाभ आपको यहाँ पर बताने हैं। विच ऑफ द एन एडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के सपेक्स में आप याद रखेंगे, पहला हो जाएगा लीकेज ऑफ ड्रग, दूसरा है लो सॉल्बिलिटी, इंक्रीजेड सॉल्बिलिटी। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव इसमें सही उत्तर होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आपका करेक्ट उत्तर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च महत्व वाले शोधन जर्नल को क्या कहा जाता है, या उनका क्या अधिक है। ठीक है, तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि रिसर्च
जर्नल विथ हाई वैल्यू आर सेट टू हैव। तो इनके पास क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर होता है। क्या होता है, हाई वैल्यू जो होता है वो इम्पैक्ट फैक्टर का होता है, इसलिए आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर 4 इम्पैक्ट फैक्टर। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ए पर्सन, क्वेश्चन है ए पर्सन हु कलेक्टेड डाटा एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज कॉल्ड। यानी कि पर्यावरणीय दशाओं पर डाटा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, तो मेटियोरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटियोरोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। अगला ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया लिंकेज के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के फेनोटाइप बनते हैं। यानी कि लीकेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप्स ऑफ फेनोटाइप। तो इसमें जो फेनोटाइप बनता है दोस्तों वो बनता है आपका पैरेंटल टाइप। कौन सा बनता है, पैरेंटल टाइप फेनोटाइप बनता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन 2022 सत्र से लेकर के 24 सत्र तक हर विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि जीनिक वैलेंस सिद्धांत लिंग निर्धारण का किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो ये प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था भैया, ध्यान रखेंगे सीबी ब्रिज के द्वारा। ठीक है, सीबी ब्रिजेस के द्वारा जो जीनिक बैलेंस सिद्धांत है वह प्रस्तुत किया गया था, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है और 10 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि प्योर लाइन ब्रिज का अर्थ क्या होता है। प्योर लाइन ब्रिज रेफर टू, तो ये रेफर करता है होमोजाइगोसिटी को, केवल होमोजाइगोसिटी को, हेट्रोजाइगोसिटी को नहीं ये रेफर करेगा। बोथ आप मत लगाइएगा, प्योर लाइन ब्रिज रेफर टू होमोजाइगोसिटी। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे भाई 11 नंबर प्रश्न, जिसमें है केंद्रीय कंद फसल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी शोध संस्थान हैं, जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित शोध संस्थान हैं, इनके मुख्यालय हैं, उनको आप जरूर ध्यान करके जाइएगा। जैसे कि जो है केंद्रीय धान फसल शोध संस्थान कहाँ है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मिलेंगे। हालांकि आपको इस पेपर में भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो रिपीटेड हैं इस सन से। ठीक है, तो केंद्रीय कंद फसल शोध संस्थान पूछा गया था, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो अवस्थित है वो है त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में केंद्रीय कंद फल शोध संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है पौधों में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी के जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं। वेयर आर द जीन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी इन प्लांट लोकेटेड। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल और केवल ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, इसलिए आंसर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 सत्र और 24 सत्र में आया हुआ है और इस बार आने की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से। तो जब पौधों की बात हो, पौधों में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी के जीन्स की बात हो, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कितने न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने या घटने से होता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू एडिशन और डिलीटेशन ऑफ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कि एक तो पहला हो जाएगा इसमें 1 न्यूक्लियोटाइड और दूसरा इसमें जाएगा 2 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा और 2 न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, डिलीटेशन होगा, तब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स कहाँ पर होगा, जब एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और दूसरा 2 न्यूक्लियोटाइड डिलीट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि दोनों 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके ऑप्शन सही हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस एनालॉग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस एनालॉग। तो इनमें से दोस्तों बेस एनालॉग की जब बात हो तो आप ध्यान रखेंगे कि 5 ब्रोमोयूरेसिल जो हैं वो बेस एनालॉग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भैया,
थोड़ा सा दोस्तों माफ़ कीजिएगा, PDF में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें पूछा गया था कि बेस एनालॉग। तो बेस एनालॉग में हमने बताया था 5 ब्रोमोसिल, ठीक है। और इसी सब्जेक्ट में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे संपन्न होता है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो संपन्न होता है कब, जहाँ पर प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूज़न है वो होता है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर, यानी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्राइसोमी को दर्शाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ट्राइसोमी, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ट्राइसोमी को जो दर्शाते हैं वो 2n+1 से दर्शाते हैं, 2n+1 से हम ट्राइसोमी को दर्शाते हैं, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट उत्तर। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से किसमें पौधों का चयन उनकी जनसंख्या से उनके बाह्य रूप के आधार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है मास सिलेक्शन का, ठीक है। मास सिलेक्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज डन बाय देयर फेनोटाइप इन मास सिलेक्शन, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है, ये जरूर तैयार कर लेके जाइएगा। पूछा गया है यहाँ पर कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है। तो हरित क्रांति के जनक भैया कौन है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये हरित क्रांति के जनक हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि जीन उत्परिवर्तन कैसे होता है। जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड ड्यू टू। तो जीन जो म्यूटेशन है वो कॉज किया जाता है किसके द्वारा, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन इन DNA, ओके, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन इन DNA। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान रखेंगे, इमेस्कुलेशन प्रक्रिया होती है। इमेस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं, क्या रिमूव करते हैं, स्टेमेट्स को और एंथर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमूवल ऑफ द स्टेमेंट्स और एंथर्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट, ओके। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिकल निम्न में से किसके अंतर्जैनिक क्रॉस का परिणाम है। तो ये दोस्तों अंतर्जैनिक क्रॉस की बात कर रहा है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ट्रिटिकम एस्टाइबम व सिकेल सीरियल। ऑप्शन 3 इसमें आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि पॉलीप्लाइडी का प्रेरण होता है, ठीक है। पॉलीप्लाइडी इज इंडक्ट थ्रो। तो ये इंडक्ट करता है किसके द्वारा, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कोलिसिन के द्वारा, ठीक है। कोलिसिन आपका करेक्ट उत्तर होगा। 4 यहाँ पर आंसर 4, 22 नंबर का 4 ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, बायोस्टैटिक्स में व्यक्तियों का समूह जिन पर अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इन बायोस्टैटिक्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज टेकन टू स्टडी इज कॉल्ड एज। तो इसको दोस्तों कहा जाता है भैया पॉपुलेशन कहा जाता है। इन बायोस्टैटिक्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज टेकन टू स्टडी इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया 24 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोजिशनल एवरेज होता है डाटा के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मीडियन। मीडियन आपका राइट आंसर है। इंग्लिश में समझ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज आफ्टर अरेंजिंग डाटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन आपका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है, और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कैलस के विभेदीकरण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है। तो हार्मोन्स की जब बात हो तो इसमें ऑक्सिन और साइटो ऑक्सिन जरूरी होता है, ठीक है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, माफ कीजिएगा साइटोकाइनिन,
यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। जब भी पूछा जाए कि कैलस के विभेदीकरण, तो विभेदीकरण जैसे विभेदीकरण का नाम आए तो उसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन में आपको ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन व साइटोकाइनेन मिल जाए तो वही ऑप्शन लगा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया कि द्वितीयक उपापचयी पदार्थ का उत्पादन किस संवर्धन में किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स इज डोन इन, तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। आपके ऑप्शन दिए गए मेरिस्टीम संवर्धन, जीव द्रव्य संवर्धन, और तीसरा है कोशिका सस्पेंशन संवर्धन और एंथर संवर्धन। चलिए सभी लोग 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करके बताने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है, रिचर्ड फेनमैन नैनो टेक्नोलॉजी के फादर हैं। तो ऑप्शन 4 इसमें आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है NEAT का फुल फॉर्म क्या है, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEAT। तो NEAT का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है न्यूरो इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द वेरिएबल क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है, ए कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक्स ऑन द डिफरेंट वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल। ओके, ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में छात्रों की लंबाई है, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज ए। तो एक क्लास में जो हाइट पूछी गई स्टूडेंट की, तो वो हाइट क्या कहलाएगी, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे, मॉड पूछा गया भैया, मॉड क्या होता है, व्हाट इज द मॉड। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो जो मॉड होता है वो क्या होता है, किसी डाटा सेट का अत्यधिक आवृत्ति मान, किसी भी डाटा सेट का अत्यधिक आवृत्ति मान को हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसे ऊतक संवर्धन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। बहुत बार ये प्रश्न पेपर में बन चुका है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हैबरलैंड याद रखेंगे, हैबरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि वह संस्था जो पादप संग्रह, इंडक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और जर्म प्लाज्म के सतत प्रबंधन को समन्वय प्रदान करती है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको भैया IBPGR याद रखेंगे, IBPGR कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, जिसमें है कि मनुष्यों में ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है। तो मनुष्य में जो ABO रक्त समूह है ये उदाहरण है कोडोमेंस का, यानी इसको सहप्रभावितता कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहप्रभावितता। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है 35 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे कि मियोसिस में सबसे लंबी प्रावस्था है, मियोसिस में सबसे लंबी प्रावस्था, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज। तो प्रोफेज फर्स्ट आप याद रखेंगे, प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस की सबसे पहली जो है लंबी प्रावस्था है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 है कि फेनोसाइटोसिन व ऑटोफैगी किसके कार्य हैं। तो ये कार्य किसके अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों कार्य जो हैं ये अंतर्गत किसके आते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन हम देखेंगे ग्लाइऑक्सीसोम, दूसरा है गाल्जी ऑपरेट्स, तीसरा दिया गया प्राक्सीसोम। तो ये प्राक्सीसोम के अंतर्गत आते हैं, तीसरा ऑप्शन इसमें से उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे और 37 नंबर क्वेश्चन है कि जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जेनेटिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है तो इसे क्या कहते हैं। When there is the exchange of genetic material between non-sister chromoside it is called। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं इसको,
क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कि वह प्रक्रिया जिसमें कपलिंग और रिपल्सन दोनों पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। कपलिंग एंड रिपल्सन बोथ आर द प्रेजेंट इन विच प्रोसेस। तो इसमें लीकेज, ठीक है, लिंकेज की जो प्रोसेस है, ठीक है, लीकेज एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपलिंग और रिपल्सन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इसमें से सही उत्तर आपका है। अगला देखेंगे भैया 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि वाई क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले जीन्स कहते हैं। देखिएगा सर, आपका है जीन प्लांट ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। तो इसको भैया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होलोड्रिक जीन। क्या बोलते हैं, होलोड्रिक जीन बोलते हैं। जीन प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होलोड्रिक जीन। ऑप्शन नंबर 4 इसमें से राइट उत्तर होगा। अगला देखेंगे सर, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है जिसमें है कि ओमियोसिस फर्स्ट की किस प्रावस्था में सिनोप्सिस होता है। ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट विच स्टेज साइनेप्स टेक्स प्लेस। तो साइनेप्स जो टेक्स प्लेस होता है वो जाइगोटीन में ये अपना स्थान ग्रहण करता है, यानी मियोसिस फर्स्ट की प्रावस्था में साइनेप्स जो होता है वो जाइगोट्स होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में सेंटियोमियर जुड़ता है। सेंटियोमियर जुड़ता नहीं है, टूटता, माफ कीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, टूटता है। तो टूटता जो ये है ये एनाफेज सेकंड में टूटता है और मेटाफेज फर्स्ट में जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर टूटता पूछा गया है तो एनाफेज फर्स्ट होगा आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे 42 नंबर प्रश्न है, क्रोमेटिन किसका बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पेपर में आया हुआ है। क्रोमेटिन किसका बना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो क्रोमेटिन बना होता है वो डीएनए और हिस्टीन से बना होता है, डीएनए एंड हिस्टोन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोहरी कला से घिरा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड इज ऑर्गेनेल। तो जब की बात हो कोशिकांग की दोहरी कला से, जब कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो दोहरी कला से घिरा होता है, तो दोहरी कला से माइटोकॉन्ड्रिया घिरा होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से घिरा होता है। ऑप्शन 2 इसमें से राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेटेरोसिस किस दूसरे नाम से जाना जाता है। हेटेरोसिस को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें से आप ध्यान रखेंगे हाइब्रिड बिगर ये हेटेरोसिस का दूसरा नाम है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है मेल स्टेरिलिटी का लक्षण क्या होता है। मेल स्टेरिलिटी इज करेक्टराइज बाई। तो ये दोस्तों जो मेल स्टेरिलिटी है ये करेक्टराइज की जाती है किसके द्वारा, नॉन फंक्शनल पोलेन के द्वारा। किसके द्वारा, नॉन फंक्शनल पोलेन। ऑप्शन नंबर 3 इसमें से आपका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल स्टेरिलिटी का कारण है। मेल स्टेरिलिटी का कारण पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। पहला है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, दूसरा प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन और एबुलेशन या फिर हेटेरोसिस। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप सबको बताना है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें है कि मूलर ने दर्शाया कि उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। मूलर हैज़ रिलेव्ड दैट म्यूटेशन कैन बी इंक्लूडेड बाई। तो ये एक्स किरणों के द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है, एक्स किरण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 राइट उत्तर होगा। अगला है एआई का पूरा रूप पूछा गया था कि एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एआई का जो पूर्ण रूप है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एआई की सामान्य भाषा है। एआई की सामान्य भाषा पूछी गई है। तो एआई की जो सामान्य भाषा है उसमें जो पहला भाषा आता है वो आता है जावा और पाइथन, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें मैं एग्जैक्ट पाइथन को लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर होगा। चलिए
पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन हैं? तो इनके जो फादर हैं वो जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी को एआई का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट उत्तर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शोध गंगा का किसका संग्रहालय है? शोध गंगा किसका संग्रहालय है? तो दोस्तों इथेसिस का संग्रहालय शोध गंगा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि INFLIBNET, ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या बुद्धिजीवियों का एक संगठन है या एक प्रोग्रामिंग भाषा है या फिर विशेषज्ञों का एक डाटाबेस? तो दोस्तों इसमें आप ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है वायु की गति को किसकी सहायता से मापते हैं? तो वायु की गति जो मापी जाती है वो एनोमीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? माफ़ कीजिएगा, एनीमोमीटर में वायु मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि एक वनस्पति विज्ञानी जिसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे गया है कि साइडेनसॉन, तो इन दोनों ने मिलकर किया था। इसमें आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ए और बी का ऑप्शन दिया नहीं है। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन होंगे नहीं, इनमें से स्लाइडेन और स्वान यही दोनों हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 इसमें से सही उत्तर होना चाहिए। अगला देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की मिडल लैमिला किसकी बनी होती है? द मिडल लैमिला ऑफ सेल वॉल इज ए कंपोस्ट ऑफ, तो ये मिलकर के बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट से। ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला है पादप कोशिका के किस भाग में लैगिनन नहीं पाया जाता है? तो लैगिनन जो नहीं पाया जाता है वो प्राइमरी सेल वॉल में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला है सेलुलोज किसका निर्माण करने वाला पदार्थ है? पहला ऑप्शन है कि मिडिल लैमेला या कोशिका कला, द्वितीय कोशिका भित्ति या फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो प्राइमरी कोशिका भित्ति। सेलुलोज निर्माण करता है वो प्राथमिक कोशिका भित्ति का करता है। ऑप्शन 4 इसमें सही उत्तर है। अगला ऑप्शन है 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि रेतिका की कला को कहा जाता है? द मेम्ब्रेन ऑफ वेलुबल इज, तो इसमें इसको क्या कहते हैं भैया? रेतिका की कला को क्या कहते हैं? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इसको कहते हैं टीनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टीनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन 2 इसमें से सही उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है 59, जिसमें है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है? तो याद रखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होते हैं उसके अंतर्गत हम क्रेब्स साइकिल का निर्माण करते हैं। क्रेब्स चक्स यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 2 राइट उत्तर होंगे। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पादप कोशिका के किस भाग में लेगिन नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने आगे देख चुका है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः प्रद्रव्य जलिका का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो पहला तो हो जाएगा, देखिए इसमें है कि निर्विषीकरण, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। लिपिड निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण और उनका रूपांतरण। उपरोक्त सभी लगाइएगा, आल आप एवं इसमें राइट उत्तर होंगे। अगला है वो कोशिकांग जो प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं। तो प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाला तो पहला हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, प्राक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों इसमें भाग लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप करेक्ट उत्तर। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें है कि वसा युक्त बीजों में कौन सा कोशिकांग वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हेतु जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन लिपिड रिच सीड? तो इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राक्सिसोम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्राक्सिसोम करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, यानी प्राक्सिसोम जो है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हेतु जिम्मेदार है। ओके, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग
स्पिंडल तंतु के निर्माण में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हेल्प द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन? तो इसके फॉर्मेशन में जो सहायता करता है वो आपका हो जाएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिकांग स्पिंडल तंतु के निर्माण में सहायता करने वाला, तो सेंट्रियोल है, ऑप्शन 3 राइट उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें है कि सीलिया व फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल एक बने होते हैं, एक प्रोटीन वह है। ठीक है, पूछा गया कि सीलिया व फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है, वह प्रोटीन कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है, प्रोटीन का नाम आपको बताना है। 64 क्वेश्चन नंबर 64, तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ट्यूबुलिन। ओके, ट्यूबुलिन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें से आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है 65 नंबर, जिसमें देखिएगा 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्टोन प्रोटीन लिंकर का कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन इज प्रेजेंट एक्ट टू लिंकर? ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा H1, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, कैरियोकाइसिन में किसका विभाजन होता है? कैरियोकाइटिन्स इज द डिवीजन ऑफ द, तो इसमें किसका बात हो रहा है कि किसका डिवीजन होता है? तो यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, केंद्रक आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे 67 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि एक कोश का विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, वह कहाँ होता है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हैवलेट इन ए सेल डिवीजन, द डिवीजन अकर्स इन। ठीक है, तो डिवीजन कहाँ पे? बोथ ओवरी एंड टेस्टिस, याद रखेंगे बोथ ओवरी एंड टेस्टिस में ये अकर्स होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिएगा, कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल्स इज। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल इज, तो इसका जो सीक्वेंस है कोशिका चक्र का सही क्रम, तो कोशिका चक्र में जो सही क्रम है दोस्तों वो हो जाएगा G1S G2M। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट उत्तर होगा। 69 नंबर कोशिका है कि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस इज एनिमल सेल टेक प्लेस बाय। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन पूछा गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा सेल प्लांट फॉर्मेशन, या आपका हो जाएगा, माफ कीजिएगा, कोशिका कला में फेरों का निर्माण द्वारा, ऑप्शन ए इसमें से सही उत्तर होगा। अगला है 70 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया कि किस अवस्था में साइनो प्लोटोनिमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है? तो ये घुल जाता है आपके डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में ये आपका घुल जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला है 71 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि मोनोसोमी तब होता है जब, मोनोसोमी अकर्स व्हेन देयर इज। ठीक है, तो मोनोसोमी कब अकर्स होता है? यहाँ पर दूसरा है, एक जोड़े गुणसूत्र में किसी एक का अभाव, लेक्स ऑफ ओनली वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर इसमें से होगा। अगला देखेंगे 72 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि मोनोसोमी को दर्शाया जाता है, मोनोसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो मोनोसोमी जो रिप्रेजेंटेड किया जाता है वो 2n-1 के द्वारा ये दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें है कि निम्न में से कौन सा डाइवर्जन हेट्रोजाइगोट्स में क्रॉसिंग ओवर को घटाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इन द वेरिएशन रेड्यूसेस क्रॉसिंग ओवर इन हेट्रोजाइगोट्स? ठीक है, तो हेट्रोजाइगोट्स में आप याद रखेंगे मोनो, आपका इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा 74, माफ कीजिएगा 73 नंबर प्रश्न में, वो थोड़ा सा सस्पेंस है दोस्तों, जिसमें पारसेंट्रिक दिया गया है और पैरासेंट्रिक, टर्मिनल या फिर इंटर कैलरी, तो इंटर कैलरी इसमें से आपका रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें एग्जैक्ट नहीं हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, या मैं अगर सस्पेंस होता हूँ तो मैं इसमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डाल दूँगा। 74 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, जिसमें पूछा गया है कि कोई परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप एक या अधिक गुणसूत्रों का जुड़ना या घटना होता है, ठीक है, क्या कहलाता है? एनी चेंज दैट रिजल्ट इन एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स इज नोन एज। ठीक है,
तो किसके नाम से जाना जाता है? इसमें तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा मोनोप्लाइडी। ठीक है, मोनोप्लाइडी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 राइट उत्तर होगा। 75 नंबर है कि किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन विच फेज? ठीक है, तो 75 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका पैकेटिन। पैकेटिन आपका राइट उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 75 MCQ पूछे गए थे, जिसको मैंने सॉल्व करा दिया है। इसी प्रकार से आपके पेपर नंबर 2 का भी मैं आपको लगभग 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। एक आपको राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ का, दूसरा DDU यूनिवर्सिटी का करा दूंगा, और ये आपका था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। फिर इसके बाद में हम 100 क्वेश्चंस के लगभग 4 सेट मॉडल पेपर प्रत्येक पेपर के कराएंगे, जो आप सबके पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसका PDF भी आपको दिया जाएगा। इस पेपर का अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके दोस्तों, वीडियो को पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।